हाँ बुक दे दो मुझे, क्या बताना था, आगे बढ़े। बेटा जो चैप्टर स्टार्ट करना है मुझे आज, ठीक है, ये आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल खत्म कर चुका हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर के स्टार्ट करना है मुझे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन स्टार्ट करना है। हालांकि मैंने इसका 2 फार्मूला बताया था, चलो आज देख लो पुनः, ठीक है, देख लोगे तो उसके आगे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, तो एक करना है घनाभ, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है घन। तीसरा पॉइंट है शंकु। तीसरा पॉइंट है शंकु। चौथा पॉइंट है बेलन, उसको हम लोग लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं, लंबवृत्तीय बेलन। उसके बाद पांचवा टॉपिक है गोला। ये 5 टॉपिक को कवर करने हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक को लेकर चल रहा हूं, घनाभ वाला। हालांकि बता रखा हूं, लेकिन फिर से देख लो, फार्मूला पहले नहीं जानोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कैसी आकृति होती है घनाभ की? आयत देखे हो लोग, जानते हो लोग आयत, ठीक है। तो देखो ऐसा आयत देख लो, अब ये आयत हो गया। अब एक और आयत बना रहे हैं, दूसरा आयत, और इन सबके शीर्षों को जोड़ दो। ये जो आकृति बनी, इस आकृति को नाम दिया जाता है घनाभ, ठीक। लूडो देखो, लूडो का पासा है ना, उसमें पासे के अंतर्गत कितने उसके अलग फलक आते हैं। फलक मतलब उसमें देखा जैसे इसमें नंबरिंग लिखा जाता है, 6 होता है ना। इस पे भी देखोगे तो 6 फलक दिख रहे होंगे, ठीक। एक सामने का, एक पीछे का, एक इस बगल का, एक इस बगल का, और एक ऊपर का, और एक नीचे का। जस्ट लाइक इस कमरे जैसा, एक इस दीवार को, एक इस दीवार को, एक ये वाली दीवार, एक पीछे की दीवार, एक नीचे और एक ऊपर। टोटल कितने? 6। अगर ये 6 दिख रहे हैं तो इसमें 6 में 2-2 क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। ये वाली दीवार और ये वाली दीवार एक जैसे होंगे, ये सामने की दीवार और उस सामने की दीवार एक जैसे होगी, और ये फर्श और ये छत वो एक जैसा होगा। जस्ट वैसे ही ये भी है ना। तो इसमें 6 फलक हैं। शीर्ष दिखे कितने हैं? शीर्ष 8 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 शीर्ष मिलेंगे, ठीक। फलक कितने होंगे? 6, है ना। और उसके बाद भुजाएं कितनी होगी? तो भुजाएं 12 मिलेगी। चेक कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, और उसके बाद खड़ी वाली 1 2 3 4, यानी टोटल भुजाएं कितनी है? 12। तो ये 3 चीज याद रखना है आपको। शीर्ष कितने हैं? शीर्ष 8 है। फलक कितने हैं? 6 हैं। और भुजाएं कितनी हैं? 12 भुजाएं हैं। इतने में बनेगा क्या? पहले हम लोग लेकर चलेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल निकालने आता है? मेरे ख्याल से अगर ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला सबको याद होगा। क्या होता है, कौन बताएगा? आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो आंसर बनेगा L इंटू बी। यही होता है ना। तो इसमें ध्यान से देखोगे लो ना तो कुल टोटल 6 आयत दिखेंगे। एक आयत है सामने का, एक आयत पीछे का, एक आयत इधर का और एक आयत इधर का, एक आयत ऊपर का और एक आयत नीचे का। 6 आयत दिखेंगे, जिसमें से 6 आयत में से 2 आयत सामने वाले मतलब सामने वाला और पीछे वाला बराबर मिलेंगे, इस बगल और इस बगल वाले आयत बराबर मिलेंगे, ऊपर और नीचे वाला आयत बराबर मिलेगा। यही मिलेगा ना। तो हम लोग लेकर चलेंगे वही चीज़, उसको बोला जाता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भुजा क्या है? इस भुजा को लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे और जो ऐसे ऊंचा दिख रहा है इसको ऊंचाई बोलेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है। क्लियर हुआ? तो चलो निकालेंगे क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा, पहले हम लोग नीचे वाला फर्श का निकालते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू बी। तो जितना ये नीचे का L ये हो गया, ये B हो गया, यानी फर्श का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही छत का भी होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा 2 लगा देंगे तो छत का भी निकल गया और फर्श का भी निकल गया। क्लियर? प्लस उसके बाद चौड़ाई गुणे ऊंचाई अगर कर लें, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, यानी ये वाली दीवार है ना, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ये दीवार जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही उस दीवार का भी क्षेत्रफल होगा, यानी 2 लगा लेंगे तो इसका काम भी हो जाएगा। क्लियर? इस दीवार का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही तो उसका भी होगा, क्योंकि तो बराबर है ना। इसके बाद प्लस ये सामने वाला पोर्शन जो है, यानी इस दीवार की बात कर रहा हूँ, जो सामने वाला पोर्शन, ये लंबाई है और ये ऊंचाई है। लंबाई गुणे ऊंचाई, तो या हम लोग ऊंचाई गुणे लंबाई कर सकते हैं। लिख लो सीधा सीधा, ये हो जाएगा ऊंचाई और गुणे लंबाई, और ये जितना सामने का है उतना ही जस्ट पीछे का होगा, तो हो जाएगा 2 गुना। यानी क्या मिला? 2LB 2BH और 2HL की कंडीशन में 2 सब में से कॉमन ले लिया जाए तो LB प्लस BH और प्लस HL मिलेगा। यानी ये निकल करके आया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उनकी भुजाएं ज्ञात हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। भुजाएं पता होगी ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आप रख करके मान को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी आपसे कोई पूछ के आ लेता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब इसका पूछ लिया, इसका पूछ लिया, इसका पूछ लिया, उसका पूछा, नीचे का फर्श नहीं पूछा, ऊपर का छत नहीं पूछा, तब क्या करेंगे? ठीक, तो उस समय क्या लिखा जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में बेटा कौन कौन सा हिस्सा छूट जाएगा? देखो, ये किसका दीवार क्षेत्रफल है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो फर्श का है ना। पूछा क्या है? दीवारों का। तो ये छूट जाएगा, जब ये छूटेगा तो ये ऊपर वाला भी छूट जाएगा। तो इसका मतलब है कि नीचे वाला यानी ये वाला पोर्शन छूट जाएगा, LB वाला। कौन? ये वाला छूटेगा। अगर छूट जाएगा तो बचेगा ये वाला, यानी मिलेगा क्या? 2BH और प्लस 2HL। दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2 कॉमन दिख रहा है, H भी कॉमन दिख रहा है, तो B मिलेगा प्लस L मिलेगा और यहाँ H मिलेगा। H को मैंने पीछे रख लिया, 2 को आगे रख लिया और B और L मिला, यानी हम कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई इतना मिलेगा। ठीक है, मात्रक क्या होगा बेटा? मात्रक सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मात्रक इसलिए ज़रूरी है कि जब सवाल में दिया रहेगा तो आंकिक वैल्यू दिया रहेगा, और आंकिक वैल्यू से आप नहीं समझ पाओगे कि भाई वो दिया क्या है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तबीयत गड़बड़ हो गई है आज कुछ ज़्यादा, जैसे लग रहा है ना कि मैं खड़े खड़े गिर जाऊंगा। हमारे शरीर में दम ही नहीं है, हवा जैसी हो गई बॉडी, और जो ये चल रहा है वो अलग से। चलो देखो आगे, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक एसआई यूनिट में मीटर स्क्वायर होता है, ये भी क्षेत्रफल ही है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर ही होगा। क्लियर? आगे सुनो, इरेजर कहाँ गया भाई? आगा कौन लेकर भाग गया? किसको हैंग की कमी हो गई है? किसी को हैंग की कमी हो गई है? चलो सुनो, अब क्या काम करेंगे, दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया, इसका आयतन निकाल दिया जाए कि आयतन कितना होगा। घनाभ का आयतन, आयतन बेटा आयतन निकालते समय होता क्या, किसी भी आकृति जैसे भी हो, आयतन निकालने के लिए उसके आधार का क्षेत्रफल ले लो, और आधार का जितना क्षेत्रफल होगा बस उसमें ऊंचाई का गुणा कर देना। आकृति कैसे भी हो, आधार का क्षेत्रफल पता हो, ठीक, तो उसमें ऊंचाई का गुणा करते ही उसका आयतन निकल जाएगा। इस समय आकृति जो घनाभ बना है कैसा बना है, इसी रूम के जैसा होगा। आधार कौन सा है, यही फर्श ना, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई में यदि ऊंचाई से जैसे ही गुणा करेंगे उसका आयतन निकल करके आ जाएगा। यानी आयतन का क्षेत्र मतलब घनाभ का आयतन बनेगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो रहेगा आधार का क्षेत्रफल, बस इसमें क्या काम करेंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे। मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, तो मात्रक बनेगा मीटर पे पावर 3। क्या मेरी बात समझ में आई? एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें कि अगर इस घनाभ के अंदर सबसे लंबी वस्तु रखी जाए, बड़ी नहीं, सबसे लंबी वस्तु कहाँ से कहाँ तक होगी, उस कार्नर से लेकर के इस कार्नर तक होगी, चाहे उस कार्नर से लेकर के उस कार्नर तक होगी, चाहे इस कार्नर से लेकर के उस कार्नर तक होगी, सबसे लंबी वस्तु। तो यानी कार्नर से कार्नर तक, यहाँ से इस कार्नर तक होगी, चाहे इस कार्नर से इस कार्नर तक होगी, चाहे इस कार्नर से इस कार्नर तक होगी, या चाहे इस कार्नर से इस कार्नर तक होगी, सबसे लंबी वस्तु। ठीक है, तो उसका लंबाई कैसे निकालेंगे, उसमें लिखेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो बनेगा वही सबसे लंबी वस्तु हो जाएगी, वो होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये ही 4 फार्मूले हैं जो इस पहली टॉपिक में अप्लाई होंगे। कर पाओगे लोग? श्योर? और लंबाई है भाई, तो लंबाई का मात्रक क्या निकल करके आता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब कुछ लोगों के बुक में जब क्वेश्चन देगा तो उसमें सेंटीमीटर यूज़ किया रहेगा, तो आप परेशान नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि लंबाई के एक ही मात्रक नहीं होते, बहुत सारे मात्रक होते हैं। एसआई यूनिट में मीटर होता है, बाकी तो मात्रक होता ही है सीजीएस पद्धति के, या अलग अलग छोटी इकाइयाँ भी होती हैं। बना पा रहे हो लोग घनाभ? 2 आयत बनाओ पहले, देखो एक आयत ऐसे बना लो, बन गया, ठीक। दूसरा आयत कैसे बनाओगे लोग, ऐसे बनाओ, बन गया, ठीक। और इसके बाद इसके बस कोनों को जोड़ दो आपस में, बन के तैयार। हाँ, कुछ लोग सोचोगे एक ही बार पेन रखे बनाते 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 फिर रहो, बनाते फिरोगे।
बढ़े आगे, चलो घनाभ का काम खत्म, घनाभ कहीं से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, जो बाहर जाएगा देखा जाएगा फार्मूला। सुनो अगला, अगला पॉइंट है घन। घन कैसा होता है? घन ठीक घनाभ जैसा ही होता है। जब घनाभ जैसा होता है तो सारा का सारा घनाभ और घन दोनों के दोनों एक ही जैसे काम करेंगे। अंतर क्या है? अंतर देखो अच्छा, इस आकृति को देखकर क्या कह सकते हो, उसका नाम क्या होगा? कैसी आकृति लग रही है? वर्ग जैसा। वर्ग की क्या खासियत होती है, कोई मुझे बताए? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। वैसे ही जो घनाभ होता है तो घनाभ में कितने भुजा, सॉरी घन होगा तो घन के अंदर कितनी भुजा मिलेगी? अभी मैंने घनाभ बताया तो घनाभ में कितनी भुजाएं मिली थी? 12 भुजाएं मिली थी ना, 4-4 का पेयर करके। तो इसके अंदर भी 4-4 का पेयर करके कितनी भुजा मिलेगी? 12 भुजा मिलेगी। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या स्टेटमेंट मिलेगा? ये चारों भुजाएं बराबर है, ये भी चारों भुजाएं बराबर हैं और ये भी चारों भुजाएं बराबर है, मतलब इस आकृति की सभी भुजाएं बराबर है। यानी एक भी भुजा इधर उधर नहीं है, सबकी सब भुजा एक दूसरे के बराबर है। यानी आप पासा देखिए हैं, लूडो वाला, तो लूडो वाला पासा में कोई भी फलक बड़ा छोटा नहीं होता है, सबके सब फलक एक जैसे होते हैं। और जब सब फलक एक जैसे होते हैं तो इसमें एक का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही बाकी का भी क्षेत्रफल होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जिसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई, ये सब आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। किसमें? घन के अंदर। क्लियर? अगर घन के अंदर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो सबकी वैल्यू बराबर होती है। सबकी वैल्यू को अगर a मान ली, मैं कितना मान लिया? a। लंबाई को भी a मान लिया, चौड़ाई को भी a मान लिया, ऊंचाई को भी a मान लिया, ठीक। फलक कितने हैं टोटल? 6। भुजाएं कितनी हैं? 12। शीर्ष कितने हैं? 8। उतना ही रहेगा, लेकिन आकृति भी सेम उसी जैसी है। अंतर कितना आ गया? सबके सब भुजाएं बराबर है। जब सब भुजाएं बराबर है, पृष्ठ तो क्या निकलेगा? घनाभ नहीं लिखना मुझे, घन लिखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ कितने हैं? 6। एक पीछे 2, बगल में 3, इस बगल में 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। क्या निकल करके आएगा? लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, ये सब ऊंचाई और लंबाई निकल करके आए 6 पृष्ठ। लेकिन सब भुजाएं तो बराबर है ना। यल बी यानी दोनों की जगह पे ए आया, बी एच इसके जगह पे भी ए आया और इसके जगह पे भी क्या आ गया? ए आ गया। मिलेगा क्या? देख लेता हूं। ए का गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 बार है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये तो बाहर लिखा है, ये 2 3 ए स्क्वायर, यानी टोटल क्या मिला? 6 ए स्क्वायर। ए है क्या भाई? ए तो भुजा है, ठीक। तो इस चीज को लिखेंगे क्या? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक। ये किसका निकल करके आया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल करके आया। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी अगर एक भुजा दिया हुआ है तो क्या काम करेंगे? भुजा का स्क्वायर कर लो और 6 का गुणा कर दो, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? आगे देखो, उसी तरह से चारों दीवारों का पूछ ले तो क्या करेंगे? चारों दीवार भाई, ये वाली, सामने वाली, बगल वाली, ऊपर नीचे का छोड़ देना। वही काम ऊपर नीचे का छोड़ दिया मैंने, तो बगल वाली ये है। करेंगे क्या? इसकी वैल्यू भी a है, इसकी वैल्यू भी a है, इसकी वैल्यू भी घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल a प्लस a, बेटा आएगा क्या बताओ मुझे? 2a, ये बनेगा 2a और ये बाहर वाला a, ये 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा और a का गुणा करेंगे a स्क्वायर होगा,
यानी फाइनली आ जाएगा 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक, यानी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर आएगा। कर पाओगे लोग? श्योर? चलो आगे देखो, ये आयतन निकालते हैं, घन का आयतन। इसकी लंबाई भी a, ये भी a और ये भी a। क्या निकल कर के आएगा? a पे पावर 3। a पे पावर 3 का मतलब है कि भुजा पे पावर क्या मिलेगा? 3। यानी आयतन निकालना है, एक भुजा दिया है तो भुजा को 3 बार आपस में गुणा करके निकाल लोगे तो वही उसका आयतन निकल करके आता है। विकर्ण की लंबाई पूछ ले तो क्या करोगे लोग? यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर जोड़ोगे तो 3a स्क्वायर आएगा। अब हम जानते हैं कि कर्ण के अंदर जो भी स्क्वायर वाली वैल्यू होती है बाहर निकलती है तो स्क्वायर हट जाता है। ठीक, और ये जो लिखा है 3 वो इतना निकल जाएगा। यानी घन का विकर्ण की लंबाई जो निकल करके आती है वो ये आती है। कर पाओगे लोग? श्योर? तो इतना कर लो तो फिर आगे बढ़ा जा। देखा जाए इससे संबंधित क्वेश्चन दिया कि और बढ़ा दिया? एक भी सवाल बिना फार्मूले के नहीं बढ़ा हुआ, पहले से ही आगे जोड़ कर दिया हुआ। पहला क्वेश्चन घन का दिया हुआ है, फिर दूसरा क्वेश्चन में तुरंत बना दिया है, गोला तक पहुंचा दिया है। पहला क्वेश्चन घन का दिया है और दूसरा का क्वेश्चन दिया उसमें गोला तक पहुंचा दिया है। सब मिक्स है, यानी फार्मूला पहले बताना पड़ेगा। यानी सीधे यहां से यहां ला दिया, बीच वाला गायब है अभी। घन घनाभ हो गया ना। अब इसको लेकर चलेंगे चौथा टॉपिक, उसके बाद तीसरे पे आएंगे, उसके बाद 5वें पे आएंगे, क्योंकि इसको बता लेने के बाद ये बताना आसान होगा। हुआ बेटा सबका कि अभी नहीं? लग रहा तुम लोग खाना खा के नहीं आए हो लोग। सुबह का खाया वो लोग, भूख लग गई है, आवाज़ इसलिए नहीं आ रही है। देखो अगला टॉपिक लेकर चलेंगे लंबवृत्तीय बेलन, यानी बेलन के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। अच्छा, इस आकृति को तुम लोग कहोगे तो क्या नाम दोगे बताओ? इस आकृति का क्या नाम है, कौन बताएगा मुझे? आयत कहोगे ना? आयत है ही तो आयत ही कहोगे लोग।
तुम लोग मार्केट से जब गुजरते होगे लोग ना, तो दुकान पे देखे हो लोग कंडाल लगा रहता है। कंडाल देखे हो लो ना? कंडाल नहीं जानते हो लोग? ड्रम जानते हो लो? ड्रम का नाम सुने हो लो ना? ठीक है, ड्रम को कंडाल भी बोला जाता है। तो वो ड्रम देखे हो लोग? ठीक, ड्रम बनाने से पहले उसकी जो सीट होती है वो कैसी होती है? आयत के आकार की सीट होती है। ठीक, अब देखो क्या होगा, इस वाले पॉइंट को यानी इस भुजा को पकड़कर इस भुजा को आपस में जोड़ दिया जाता है, ऐसे घुमा करके। कैसे? ठीक है, ये दिख रहा है आयत के आकार का है। इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा और इस वाले पोर्शन घुमा कर इस वाले से जोड़ दूं ऐसे। ठीक, तो ये आकृति जो बन गई, इसी आकृति को हम लोग बेलन बोलते हैं। ठीक, ये बेलन के आकार का हो गया। यानी जो ड्रम होता है वो ड्रम क्या है? एक बेलन के आकार की आकृति होती है। क्लियर? ठीक, तो देखो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। जो ये बी है, ये तो यल है, लंबाई है, और ये क्या है भाई? एच नहीं है भाई, ये आयत के अंतर्गत एच नहीं मिलता है, बी मिलता है। आयत के अंतर्गत लंबाई और चौड़ाई मिलती है, यही होता है ना। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आकृति ऐसी बन जाएगी। बना? ठीक, यानी आकृति में क्या मिला भाई? एक सिरे को यहां से पकड़ा और इस सिरे पे लेकर जोड़ा घुमाते हुए। ठीक, तो ये L जो दिख रहा है वह इस रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक, L जो है वो इस रूप में कन्वर्ट हो गया। यह है क्या? वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है ना, वृत्त की परिधि। और जो ऊंचाई है इसकी, जो चौड़ाई भी जो दिख रहा है b, वो किसके रूप में कन्वर्ट हो गया? h के रूप में कन्वर्ट हो गया, यही ना। तो एक बात बताओ, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल तो हम बोलते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई, यही बोलते हैं ना। तो क्या बताओ कि जिस चादर से ये बेलन बनाया गया है, तो क्या मैंने अलग से कुछ कप इसमें लगाया है क्या? चादर तो वही है ना, तो क्या क्षेत्रफल बदल जाएगा? क्षेत्रफल तो वही होगा। तो जब क्षेत्रफल यही होगा तो ये हम क्या काम करेंगे? L की जगह पे इतना रख देना है, B की जगह इतना रख देना, क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका? बेलन का। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होगा? बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई L इंटू बी होना चाहिए था ना। तो L क्या है? L का मतलब है 2πr। ठीक, और गुणे B का मतलब क्या है? H, यानी हो जाएगा 2πrh। ये हो गया बेलन का क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसी को हम लोग बेलन का क्षेत्रफल बोले या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना बनेगा बेटा? तो ये बनेगा। अब कहोगे कि ये आर का है, बता रहा हूँ आर क्या है। ये बना कैसी आकृति है? नीचे वृत्त के जैसा। अगर वृत्त के जैसा बना है तो वृत्त बनाने में स्पेशल चीज क्या यूज किया जाता है? त्रिज्या। तो जो त्रिज्या यूज किया जाता है, त्रिज्या के लिए केंद्र मिलता है और एक परिधि मिलती है। तो केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको नाम देते हैं त्रिज्या। तो उसमें आर जो है ना वो त्रिज्या है। पाई क्या होता है? तो पाई इस त्रिज्या और इसके बीच में एक रिलेशन बनाने वाले, यानी अब कोई भी वक्राकार आकृति होती है तो उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू लगी होती है पाई। ठीक, और इसका मान कितना होता है? तो 22/7 पीछे से पढ़ते आए हैं, है ना। और आर त्रिज्या हो गई। यच क्या है? तो यच ये ऊंचाई है। क्लियर हुआ? ये निकल करके आ गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा बस केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हाँ बता रहा हूँ वेट। अभी आपने इसको ढका नहीं है, अभी आपने केवल राउंड से बनाया है। जब राउंड से बनाया है मतलब ये ऊपर से खुला है, नीचे से भी खुला है ना। जब आपसे पूछ ले क्वेश्चन में अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। भाई किसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? तो वेलन का, वेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये तो रहेगा ही रहेगा, 2 पाई आर एच तो रहेगा, ये वाला जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा। एक बात बताओ, ये है क्या? ऊपर वृत्त है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। जोड़ दो इसमें, पाई आर स्क्वायर हो गया। पाई आर स्क्वायर कितनी बार है? एक बार नीचे एक बार ऊपर। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार स्क्वायर हो, इतना हो गया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ गया। इसको 60 बनाना है, बना लो 60। देखो कॉमन क्या है? 2 है, पाई है, आर है, 2 है, पाई है, आर है। 2 पाई आर को कॉमन ले लो, एच बनेगा और इसमें से एक ठो आर निकलेगा तो एक ठो आर बचेगा। यानी ये फार्मूला बिना बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर? सबको याद रहेगा? तो सबसे अच्छा आपको याद करने का यही तरीका ठीक है, ऊपर वाला। जब ये करोगे लोग ना, घाउज माउज हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर वाला रहेगा, आधा आधा याद करोगे ना, इसका निकाल लिए, ऊपर नीचे का निकालना, ऊपर नीचे का निकाल के जोड़ दिए, बाकी जब कॉमन लेने वाला हो आगे प्रोसेस कर लोगे लोग। क्लियर? नोट करो दो, तो उसके बाद तीसरे पोसे लिख दे। तीसरा आयतन। ठीक, वेलन का आयतन। अभी पिछला फार्मूला मैंने बताया था इस समय, तो मैंने क्या बोला था आयतन निकालते समय? कहा मैंने कि आकृति के आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा कर देंगे, बोला था ना। तो आकृति ये कैसी है? बेलन के आकार की। और बेलन के आकार में नीचे की आकृति कैसी है? वृत्त के आकार का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, यही होता है ना। तो मैंने क्या बोला कि नीचे वाली जो आकृति होगी बस उसमें ऊंचाई से गुणा कर देना। ऊंचाई कितनी है इसकी? h। तो इसका आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर h। मात्रक क्या बोलेगा? आयतन जब भी बनेगा मात्रक मीटर पे 3 होगा। क्षेत्रफल जब भी बनेगा मीटर का स्क्वायर होगा। मीटर का स्क्वायर बनेगा मात्रक जब क्षेत्रफल होगा। आयतन जहाँ मिलेगा मात्रक मिलेगा मीटर पे 3 घात। क्लियर? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया है वह सब मीटर में होता है या सेंटीमीटर में होता है। क्षेत्रफल जब भी बनेगा स्क्वायर वाली कंडीशन होगी। आयतन जब बनेगा क्यूब वाली यानी घन वाली आकृति होगी, यानी मात्रक पे पावर 3 होना चाहिए। और तो कुछ नहीं पूछेगा इसमें, 3 ही फार्मूला है। एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक आयतन। याद रहेगा? कॉपी कर लो तब आगे बढ़े। क्या हुआ आदर्श? क्या हुआ? हुआ बेटा सबका कि भी नहीं हुआ? हो गया? एक पेज दो ना जी, एक पीछे वाला पेज दो, फाड़ लो। इरेज करो बेटा। ठीक है, देखो घन घनाभ बेलन हो गया। अब अगला पॉइंट शंकु का। शंकु, शंकु बेटा होता कैसा है देखे हो लोग? नहीं, आइसक्रीम देखे हो ना? आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम। आइसक्रीम तो कई टाइप की होती है, कोन वाली आइसक्रीम। ठीक,
अगर रोज खाते होगे तो कोई समस्या नहीं है, दांत सड़ेंगी बस, और कुछ होगा नहीं। ठीक है, ऐसी आकृति होती है कोन वाली, या बर्थडे की जो कैप होती है, टोपी, है ना, वही वाली आकृति है। सुनो ध्यान से। देखो, अच्छा इस आकृति का क्या नाम है, कोई मुझे बताए? इसका क्या नाम है? बेलन। शाबाश। अगर मान लो कि ये ठोस बेलन है, कैसा? ठोस बेलन है। अगर इस ठोस बेलन में से जितनी इसकी लंबाई है, लंबाई का मतलब ये, सॉरी ऊंचाई, ये वाली, है ना, अगर मैं एक क्या काम कर रहा हूं कि इसी आकृति से, क्योंकि मैंने बताया क्या था कि भाई ये ठोस है ना, कैसा है? ठोस, और त्रिज्या उतना ही ले रहा हूं जितना इस ठोस बेलन की त्रिज्या है, उतना ही मैंने त्रिज्या लिया। ठीक, जितनी इसकी ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई लिया, और ऊंचाई से क्या काम किया, मैंने एक कोण की आकृति, मतलब शंकु की आकृति को काट कर निकाल लिया। मैंने निकाल लिया। तो जब शंकु की आकृति निकाला तो ध्यान से देखोगे लोग, तो जो आकृति है ये अंदर वाली, ठीक है, मैं हालांकि इसको सीधा कर दूं तो आकृति ऐसी कंडीशन की है, ठीक, और ये वाली आकृति बनकर के ऐसे आई है। इस वाली यहां से यहां तक की जो पॉइंट दिख रही है, ये वाला, अगर इसको O मान लिया जाए, इसको A मान ले, इसको B मान ले, है ना, तो जो OA दिख रहा है, OA, वह त्रिज्या को बताएगी। ठीक, जो है यहां से OB दिख रहा है वह ऊंचाई को बताएगा, और जो AB दिख रहा है वह तिर्यक ऊंचाई को बताएगा। तिर्यक ऊंचाई को यल से दर्शाते हैं। ठीक, यानी ये वाली तिर्यक ऊंचाई है, ये भी तिर्यक ऊंचाई है। क्लियर? अगर इन तीनों के बीच में रिलेशन देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय आता है कि नहीं? आता है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय वाला रिलेशन होता है, यानी एल, यल क्या है? ये वाली लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई को यल बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं। यानी एल स्क्वायर का जो मान होगा वो आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय सबको आती है ना। बस कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के स्क्वायर के सम के, यानी योगफल के बराबर होता है। यानी दो भुजाएं कौन सी है कर्ण के बाद? एक लंब है और एक आधार है। तो लंब का वर्ग क्या बनेगा? लंब का वर्ग, इसमें ये त्रिज्या बने चाहे ऊंचाई बने। ठीक, तो एक अगर ऊंचाई मान लेते हैं कि लंब को है और आधार मान लेते हैं कि त्रिज्या है, तो इन दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो किसके वर्ग के बराबर आएगा? इसमें जो तिर्यक ऊंचाई यानी कर्ण है उसके बराबर आ जाएगा। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो अब आगे सुनो, हमको क्या काम करना है। अब एक बात बताओ कि इस बेलन का आयतन कितना होगा? त्रिज्या पता है कितना है? आर। किसका मैं आयतन पूछ रहा हूं? बेलन का। बेलन का आयतन का फार्मूला भी बताया था नीचे, कितना होगा? बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। देखो अभी लिखा हुआ यही होता है। अब एक काम करना है, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट है समझना। अगर जिस ऊंचाई का ये बेलन है उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या का, जिस ऊंचाई का बेलन, जिस त्रिज्या का बेलन है उसी ऊंचाई के बेलन और उसी ऊंचाई का शंकु, ठीक है, जितनी त्रिज्या उतना ही त्रिज्या का अगर काट कर निकाल लिया जाए तो जो शंकु निकल करके आएगा उसका आयतन जो होगा इस बेलन के 1/3 भाग के बराबर होगा। बात नहीं समझ में आई? आ गई तो अच्छी बात है, नहीं दूसरा तरीका समझो। मान लिया कि कोई एक बाल्टी है, क्या है? बाल्टी, और बाल्टी में मैंने 3 लीटर पानी भर रखा। कितना? 3 लीटर पानी भर रखा है। और मैंने क्या काम किया
कि जो शंकु है, तो मैंने क्या बताया था कि ठोस की कंडीशन है ना, और ठोस को ही मैंने काट कर निकाला था, तो काट कर निकालेंगे तो ठोस रहेगा, तो ठोस ही रहेगा। तो मैंने क्या काम किया कि इस बाल्टी के अंदर इसी ठोस शंकु को डाल दिया, ठोस शंकु को डाल दिया था। आप लोग क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़े होंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत, साइंस के अंदर। साइंस में अंदर आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है, अगर कोई वस्तु है, अगर उसको जल में डुबोया जाता है ना, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, तो वह अपने आयतन के बराबर पानी को क्या काम कर देती है, विस्थापित कर देती है। अगर मैंने ये बाल्टी है, इस बाल्टी के अंदर कोई वस्तु लिया और वस्तु को इसके अंदर डाला, तो इसके अंदर अगर पानी भरा होगा तो इस वस्तु का जितना आयतन होगा वो पानी उतना बाहर गिरा देगा, अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर गिराएगा। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि 3 लीटर इसमें पानी भरा था, ठीक, और इसी में से तो निकाला गया था ना, ठीक है, इसी आकृति में क्या था, तो हालांकि मैं इसको बाल्टी मान ले रहा हूँ, तो बाल्टी वाली आकृति में, ठीक है, अब वह आकृति जैसी थी उसी आकृति का त्रिज्या का क्या है, ये मैंने शंकु लिया और इसमें डाल रहा हूँ। तो जब डालूंगा तो ये क्या काम करेगा, इस हिस्से में से 3 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी को बाहर गिरा देगा। कितना लीटर पानी गिराया बाहर, 1 लीटर। कितना लीटर पानी था टोटल, 3 लीटर। 3 लीटर पानी में से 1 लीटर ही पानी बाहर गिराया ना, तो जितना पानी बाहर गिराया वो आयतन था किसका, शंकु का, क्योंकि उसी ने गिराया, तो उसका आयतन जो होगा इस आयतन का 1/3 हिस्सा होगा। यानी कहने का फाइनल रिजल्ट ये आया कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा होता है। क्या मेरी बात स्पष्ट हुई? शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 हिस्सा होता है। ठीक, यानी बेलन का आयतन अगर पता है तो उसमें 3 का भाग दे देंगे तो शंकु का आयतन निकल करके आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका शंकु है जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो हमको r और h ही चाहिए। ठीक, यल चाहिए कब, जब हम लोगों को इसका परिमाप निकालना होता है, परिधि निकालना होता है, ये वाला कंडीशन तब निकालते हैं। ठीक, तो ये आपका आयतन का फार्मूला हो गया, वो तो लंबाई निकाल लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा इसको याद रख लेना, पाई आर एल होता है। पाई आर एल का मतलब है ये वाली ली जाती है, तिर्यक ऊंचाई ली जाती है, ठीक, और त्रिज्या है, और इसको तिर्यक ऊंचाई केवल यही नहीं लिया जाएगा क्योंकि शंकु क्या होता है, पूरा राउंड शेप में होता है ना, राउंड शेप में, तो पूरे राउंड शेप के लिए वो एल लिया जाता है, तो पूरा राउंड शेप में है और राउंड शेप के लिए पाई काम कर रहा होता है, तो पाई आर एल होता है इसका फार्मूला। ठीक है, पाई आर एल कैसे बना है कहोगे तो उसको भी डिजाइन करके बताएंगे, बता रहा हूँ। ठीक है, कोई डॉक्टर मनोहरे की बुक लिया है? डॉक्टर मनोहरे की बुक है किसी के पास? देखें, किधर गया शंकु?
बेटा अभी करंट टाइम के लिए ये इसको याद रखो, ठीक है, उसको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कंडीशन वो बता दूंगा, करंट टाइम के लिए इतना याद रखो। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब केवल ये बाहरी वाले, जैसे मैंने क्या काम किया कि अगर मान लेते हैं कि एक बोरी गेहूं भरा और एक बोरी गेहूं को ऐसे निकाल दिया, तो जो शेप बनाएगा ना वो त्रिभुज की आकृति का शेप बनाएगा, ऐसा आइसक्रीम जैसा, ठीक है। तो जो ऊपर वाली आकृति बन रही है वही होता है उसका पृष्ठ, ठीक है, ये घुमाव वाला। तो घुमाव वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या जुड़ जाएगा उसमें, ये वाला जुड़ जाएगा। यह है क्या, वृत्त है, तो आपसे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, और उसमें पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्योंकि वृत्त है ना, तो वृत्त जुड़ जाएगा। जैसे वृत्त जुड़ेगा तो निकल करके आएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका, शंकु का। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये निकल करके आता है। तो 4 फार्मूले इसके हो गए, 1 2 3 और 1 4। हर आकृति के लगभग 4 फार्मूले हैं। और एक लास्ट आकृति है, उसको भी देख लीजिए, तो काम खत्म कर लिया जाए, उसके बाद कल से एक्सरसाइज पे चलेंगे। हो गया सबका? चलो अच्छी बात है कि सभी लोग फार्मूले की क्लास में हो लो। फार्मूला आप सबको तैयार रहेगा, चैप्टर जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तब ना। हाँ, जिसको नहीं तैयार रहेगा उसको पूछेंगे, फिर आएंगे, 5 स्टार देंगे, सही रहेगा ना। 5 स्टार ही लेना लोग, 3 स्टार मत लेना। हाँ, तो टेस्ट में 20 का लिया जाएगा ना, तभी ना बेस्ट होगा। चलो इसको इरेज करें अब। अच्छा, गोला और वृत्त दोनों एक ही होता है या अलग अलग होता है? अच्छा, गोला का एग्जाम्पल क्या और वृत्त का? गोला का एग्जाम्पल और वृत्त का एग्जाम्पल मुझे दे दो। टिक्का? कौन सा टिक्का भाई? हम कहेंगे टिक्का की बात कर रहे हो। हाँ, घर पे जो रोटी बनती है देखे हो लोग, रोटी नहीं देखे हो का? तो जो रोटी बनती है ना वो वृत्ताकार होती है, सिक्के की जैसा, है ना। और गेंद या फुटबॉल जो देखे हो लोग, ठीक है, तो वो होता है गोलाकार। बेटा दोनों में अंतर क्या, सुन लो ध्यान से। जो वृत्त होता है ना, ठीक है, वृत्ताकार जो आकृति है वह 2 डायमेंशनल होती है, उसमें लंबाई चौड़ाई यानी उसका जो केंद्र है ना, अगर रखेंगे तो तल को टच कर लेगा। लेकिन अगर गेंद होगा ना, उसको कहीं भी रख दो, उसका केंद्र कभी तल को टच ही नहीं करेगा। करेगा? कहीं भी उसको जैसे मर्जी वैसे घुमा के रखो, गेंद का जो केंद्र होगा वो तल को टच नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वृत्त है, उसका केंद्र टच कर लेगा तल को रखेंगे तो। चलो तो देखो, बात करना है मुझे गेंद सॉरी गोला का। एक ऐसा बेलन लिया गया है, ठीक है, उस बेलन के अंदर, ठीक है, एक गोला है। समझ लो कि वही गोला है, जितना त्रिज्या का आपका बेलन है उतना ही त्रिज्या का ये गोला है, ठीक। बेलन की त्रिज्या और गोला की त्रिज्या दोनों के दोनों समान है ना।
तो जब समान की स्थिति है तो व्यास देखा जाए इसका, यानी त्रिज्या दोनों की समान है, r का मतलब आ रही है, लेकिन h का मतलब ध्यान से देखा जाए तो h कितना होगा, तो h इसका जो होगा वो 2r के बराबर होगा, h जो होगा वो 2r के बराबर होगा। ठीक, एक बात बताओ, बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। और गोले का आयतन कितना होता है नहीं पता। सुनो ध्यान से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको शंकु का, ठीक है, कि जो शंकु होता है अगर 3 लीटर पानी था तो कितना लीटर पानी बाहर गिराया था? 1 लीटर पानी बाहर गिराया था, ठीक है। वही जो गेंद होगा अगर 3 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक, तो ये 2 हिस्सा पानी को बाहर गिराएगा 3 हिस्से में से 3 लीटर में से 2 लीटर बाहर गिराएगा। तो जब 2 लीटर पानी बाहर गिराया तो जितना लीटर पानी बाहर गिराया उतना ही तो उसका आयतन होगा। टोटल आयतन था कितना? 3, ठीक। इस टोटल इसका आयतन था 3, जिसमें से बाहर कितना गिराया? 2, यानी 1 हिस्सा पानी बच जाता है। क्यों बच जाता है? देखो ध्यान से, इतना जगह यहाँ पे है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये पूरी जगह खाली है, मतलब उसमें पानी रह जाएगा, बाकी पानी बाहर गिरेगा। तो जो पानी बाहर गिरेगा वो गोले का आयतन होगा, वो अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर गिराएगा। यानी बेलन का आयतन तो इतना होता है, ठीक। गोले का आयतन कितना हो जाएगा? गोले का आयतन बनेगा पूरे आयतन का 2/3 हिस्सा, ठीक। अब आपके दिमाग में रन करेगा कि सर इसमें गोला में ऊंचाई कहाँ होती है ना। तो ध्यान से देखो, ये पूरा जो ऊंचाई दिख रही है, ठीक, वह ऊंचाई कितनी के बराबर होगी? 2r के, व्यास के बराबर होगी, यानी ऊंचाई की जगह रख देंगे तो 2/3 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2r। तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 4 होगा, बाई 3 होगा, पाई होगा, r स्क्वायर की जगह पे r और r का गुणा करेंगे तो r³ मिलेगा। यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ होता है गोले का आयतन। बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला जानते हो ना, गोला जितना है उसके काट के आधा कर दिया जाए तो पूछ लिया जाता है कि अर्धगोले का आयतन कितना होगा। अर्धगोले का आयतन लिख देता हूं, अर्धगोले का आयतन ही जितना आयतन है उसका आधा कर दो। कितना आयतन है? 4/3 पाई r स्क्वायर, पाई r³ है, इसका आधा कर दो। आधा का मतलब 1/2, 2 से 2 कटेंगे तो हो जाएगा 2/3 पाई r³ बनेगा। ये अर्धगोले का आयतन होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, अर्धगोले का आयतन बताओ। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा गोले का? ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो और चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसको याद रख लेना, बहुत बड़ा चीज नहीं है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, आप करेंगे क्या? इतना याद रखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर होता है। याद कर लोगे नो, 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन पूछे कि अर्धगोले का कितना होता है, तब का बताओगे लोग? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 हो जाएगा? नहीं, 3 होता है। अब वही तो बताना है मुझे, क्यों 3 होता है ना। चलो सुनो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेटा क्यों 3 होगा? सुनो ध्यान से, ये अर्धगोला है ना, ऊपर भी मैं मान लेता हूं कि ये अर्धगोला है ना, बीच में से काट दिया
तो काट दिया, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला गायब हो जाएगा और नीचे वाला बच जाएगा। चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो। तो मैं नीचे वाला लूंगा तो कौन ले रहा हूं, मैं केवल पृष्ठ का ले रहा हूं ना। क्या लिखा हुआ है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ तो बाहर बाहर था, लेकिन बात है कि अर्धगोला लिया जाएगा। अब अर्धगोला लिया जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का आधा तो बाहर वाला मिलेगा। तो बाहर वाला कितना मिलेगा, 2πr, यानी इसका आधा मिलेगा। लेकिन अब एक बात बताओ, इस कंडीशन में संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, क्या ये नहीं है, वो भी तो हिस्सा है ना। ये किस टाइप का आकृति है, वृत्त के जैसा है। तो ये आकृति लेंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे तो 2πr² यहाँ था, एक यहाँ था, तो 3πr² आएगा। अब तुम लोग को दिमाग रन करेगा, सर तो फिर दो अर्धगोले होंगे, उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा, तब तो 6 हो जाना चाहिए। जी बेटा 6 नहीं होगा, जब जोड़ देंगे आपस में तो ये वाला तो अंदर चला जाएगा। और जब अंदर चला जाएगा तो उसको थोड़ा नहीं देखेंगे, आप नहीं ना देखेंगे। तो जब उसको नहीं देखेंगे तो उसको काउंट काहे को करेंगे। तो जिसको काउंट करना होगा इसको काउंट किया जाएगा, ये तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ बोले तो आप ये लगाएंगे। ठीक, अर्धगोले का केवल वक्र पृष्ठ पूछे तो इतना बताएंगे। संपूर्ण का नाम लिया तो संपूर्ण में ये भी जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ, इस बात को ध्यान रखना। आज जब क्वेश्चन पूछता है तो यही बार बार फंसाता है, क्योंकि हाँ वक्र पूछेगा तो 2πr²। ठीक, अगर वही अर्धपृष्ठ का संपूर्ण पूछ ले, अर्धगोले का संपूर्ण पूछ ले तो 3πr² हो जाएगा। हाँ, गोले के लिए दोनों से एक ही है। गोले के लिए पृष्ठी पूछ ले चाहे संपूर्ण पृष्ठी पूछ ले। तब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये चैप्टर का पूरा तैयार करके आएंगे। ठीक, आयतन का मैंने फार्मूला बता दिया, पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, बस इतना ही है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि तैयार करके आओ।